किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को पास करने के लिए उसके सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप उसका पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस नहीं समझोगे बच्चों, तब तक आप उसके एग्ज़ाम्स को भी क्रैक नहीं कर पाओगे। और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे ही जाते हैं। एग्ज़ाम्पल आप बहुत कुछ ले सकते हो। सबसे फर्स्ट नंबर पे आप हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सभी वो चीज़ें हैं, करंट अफेयर हो गए, सभी वो सब्जेक्ट्स हैं जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। और बट हिस्ट्री को लेकर के बहुत से बच्चों में क्या होता है, जैसे वो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, आर्ट्स वालों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं, तो उनको हिस्ट्री एक बहुत ही बोरिंग सा सब्जेक्ट लगता है, जबकि वाकई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी तक हमने अपनी पिछली वीडियोज़ में हिस्ट्री से बिल्कुल स्टार्टिंग से जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे उसमें हमने बहुत अच्छे से समझा था कि इतिहास क्या होता है, कितने भागों में विभाजित है और इतिहास किन किन वर्गों में है, जिसमें हमने प्राक इतिहास, अर्ध इतिहास और ऐतिहासिक काल के रूप में जाना था। ठीक, उसके भी हमने कई सारे देखे थे। हमने प्राक इतिहास, अर्ध इतिहास और ऐतिहासिक काल, तीनों ही काल के विभाजन को बहुत अच्छे से समझा था, जिसमें हमने दो वीडियोस बना रखी है। ये जो होने वाला है हिस्ट्री के सेशन पर आपका थर्ड पार्ट होने वाला है, जिसमें हम बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे हड़प्पा सभ्यता से। यानी कि देखो, अब हड़प्पा सभ्यता जो है वो बहुत ही मेजर टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। माना जाता है कि भारत का इतिहास शुरू जो हुआ है वो हड़प्पा सभ्यता से हुआ है, हड़प्पन सिविलाइजेशन से ही हुआ है। आखिरकार क्यों उसको सभ्यता बोला, क्यों उसको संस्कृति बोली, इसके पीछे के बहुत सारे रीज़न है, तो हम उन्हीं चीज़ों को यहाँ डिस्कस करेंगे। हड़प्पा की बहुत सारी ऐसी खास बात है हड़प्पा जगह की, जिसकी वजह से वो जाना जाता है। देखिए, हम जो है जानने वाले भारतीय इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण काल, जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता का काल। इसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या हुआ था, क्यों इसको सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता का नाम दिया गया, ऐसे तमामों सवाल जानेंगे हम। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, खासकर तो यूपीएससी हो गया और उसके अलावा जो पीसीएस वगैरह के एग्जाम्स होते हैं, बीएड वगैरह में भी जो क्वेश्चंस कवर होते हैं टॉपिक वाले, वो यहीं से होते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप एंड तक देखना और सिस्टमेटिकली चीज़ों को समझना। तो हम सबसे पहले जानेंगे हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के स्रोत, साथ में हम जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को क्यों जोड़ा जाता है हड़प्पा सभ्यता से, सामाजिक धार्मिक विशेषता, उनके शासक जो थे यानी कि जो राजा होते थे उस टाइम पर, सोचो उस समय पे भी राजा महाराजा हुआ करते थे, तो उनके क्या कार्य थे, कृषि कैसे वहाँ तक विकसित हुई, क्योंकि मैंने बताया था ना इससे पहले जो हमने देखा था, कृषि का जो विकास होना शुरू हुआ था वो कब से शुरू हुआ था, मध्य पाषाण काल से शुरू हुआ था, है ना। तो वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की है। तो सिस्टमेटिकली चीज़ों को समझोगे तो इतिहास बहुत ही रोचक चीज़ है। अभी देखो, हड़प्पा सभ्यता की अगर मैं जानकारी के स्रोतों की बात करूँ तो काफ़ी सारे स्रोत रहे हैं जानकारी के। यहाँ पर देखिए, मैं बता देती हूँ आपको। हड़प्पा सभ्यता की अगर जानकारी के स्रोत जानने हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ देखो कि हड़प्पा सभ्यता जो था, सिंध यानी कि जो सिंधु नदी है वो सिंध के क्षेत्र में थी, इसलिए इसको सिंध बोला है। सिंध एवं इसकी जो सहायक नदियों के घाटी क्षेत्र में 2600 से 1900 ईसा पूर्व में जो अवस्थित प्राचीनतम नगरी और कांस्य युगीन सभ्यता को सिंधु घाटी या फिर सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है। जो सिंध के लोग थे, ठीक है, उन्होंने इसको सैंधव का नाम दे दिया था, सिंधु घाटी को। और हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई थी सिंधु घाटी नदी के पास, इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। क्लियर है। अगर सिंधु घाटी सभ्यता बोल दिया जाए एग्जाम में क्वेश्चन को घुमाने के लिए, तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में ही वो बता रहा है। ठीक है, अगर सैंधव सभ्यता बोल दिया जाए तो भी वो हड़प्पा सभ्यता के बारे में ही बोल रहे हैं। तो ये चीज़ अपने माइंड में आप क्लियर रखना, वहाँ के लोगों ने इसका नाम रखा था। अब देखो, 3 पॉइंट यहाँ पे मेजर निकल के आ रहे हैं। कब से कब तक का था इसका काल, 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक था। साथ ही साथ ये सबसे प्राचीनतम यानी कि सबसे पुरानी थी और एक नगरीय सभ्यता थी, साथ में कांस्य युगीन थी, यानी कि यहाँ पर पत्थर का प्रयोग ही नहीं हो रहा था, केवल पत्थर में नए रूपों का प्रयोग, यानी कि कांसा का प्रयोग यहाँ पे बताया था, जो कि मैंने आपको मध्य पाषाण काल में बताया था, है ना। तो कांस्य युगीन सभ्यता माना जाता है। यहाँ के जो अवशेष मिले हैं, जो औजार वगैरह, वो कांसे से बने हुए थे। इसी कारण इसके 3 पॉइंट्स आप याद रखना। जब भी सिंधु घाटी सभ्यता का नाम है तो अपने माइंड में 3 पॉइंट रखना, आप कभी सिंधु घाटी सभ्यता को नहीं भूलोगे। सबसे पहली चीज, सिंध एवं इसकी सहायक नदियों के आसपास ये विकसित हुई थी। काल कब से कब तक का था, तो 2600 बीसी यानी कि ईसा पूर्व से 1900 बीसी यानी कि ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक का इसका काल है। साथ ही साथ ये सबसे पुरानी और कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है, मैप में अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो, मैप यहाँ पर बताती हूँ मैं आपको, डायरेक्ट मैप में मैं दिखाती। देखिए, ये है भारत का मैप। ठीक है, अगर आपको भारत का मैप समझ में आ रहा होगा, ये पूरी तरीके से मैंने भारत का मैप लिया हुआ है और लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पर देखिए आप,
ये जो है गुजराती क्षेत्र है, ठीक है। ऊपर जम्मू कश्मीर का क्षेत्र आ जाता है और इस तरफ अपना बंगाल वगैरह और नीचे उड़ीसा वगैरह का क्षेत्र आता है। जो सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई थी, वो सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई थी पाकिस्तान अफगानिस्तान यानी कि इस तरफ के क्षेत्र पे, और ये इस तरह का जो है क्षेत्र माना जाता है। देखो कैसे, ये कहाँ से कहाँ तक का विकसित हुआ था। देखिए मोहनजोदड़ो गुजरात में भी था, ये लोथल गुजरात, ये जितना ब्लैक वाला जितना सोर्स जा रहा है ना, ये जितनी मैंने यहाँ पर ये छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स के नाम लिखे हुए हैं, ये सब यहीं से ये हर जगह पूरे में सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो फैली हुई थी, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था वो फैला हुआ था। आज के टाइम पे देखोगे तो ये गुजरात का आज वर्तमान क्षेत्र है, इधर का सारा पाकिस्तान का बन चुका है। ये जहाँ पे मुंडीगाड़ वगैरह थे, ये काथुल वगैरह जो था, ये पूरा अफगानिस्तान का क्षेत्र बन चुका है। ऊपर में जहाँ बनावली कालीबंगन ये सब था, ये पूरा जम्मू कश्मीर उड़ीसा इन सब का क्षेत्र बन चुका है। तो यहाँ तक में जो था हड़प्पा सभ्यता फैला हुआ था, ठीक है। इतना क्लियर हो गया हो कि हड़प्पा सभ्यता क्या था, कहाँ से कहाँ तक विकसित हुआ। तो जो यहाँ पर इंदूज वैली जो थी सिविलाइजेशन था, ये देखिए यहाँ पे मैप के थ्रू भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ पे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था वो इस तरीके से यहाँ तक फैला हुआ था, ठीक है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, एक बहुत ही मेजर सा क्वेश्चन होता है कि सिंधु घाटी को ही हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो की थी वो की थी 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा, ठीक है। दयाराम साहनी जो पुरातात्विक थे, इनके द्वारा ही हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। और हड़प्पा वाली एक जगह, हड़प्पा जो थी वो एक जगह का नाम था, सबसे पहला खोजा गया जो स्थल था, जगह था, वो था हड़प्पा, इसीलिए उसको हड़प्पा सभ्यता का नाम दे दिया गया, ठीक है। तो नेतृत्व में हड़प्पा की खुदाई के दौरान हुई, इसीलिए इसका सबसे पहले उत्खनन क्षेत्र जो था हड़प्पा था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता इसका नाम कहलाया, ये हड़प्पा सभ्यता कहलाया। तो अब भी क्लियर होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, सैंधव सभ्यता क्यों कहते हैं, या फिर हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। क्योंकि सबसे पहले खोजा गया जो स्थल था वो था हड़प्पा, इसी के नाम पे पूरी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया। इसी में आपको मोहनजोदड़ो भी पढ़ने को मिलेगा। अब जो है यहाँ पर बहुत ही मेजर सा एक क्वेश्चन आता है कि जानकारी के स्रोत क्या रहे हैं। एक एक नंबर में भी या फिर आप लॉन्ग क्वेश्चन में भी देखोगे तो एक यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। तो देखो जानकारी के स्रोत का मतलब ये है कि हमें पता कैसे चला है कि हाँ भाई यहाँ पे जो सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी, यहाँ पे एक सभ्यता मौजूद थी, वो कैसे पता चला है। तो वो पता चला है छोटे छोटे मिलने वाले सोर्सेज से, छोटे छोटे मिलने वाले स्रोतों से। यहाँ पर देखो इस तरीके के यहाँ पे जो है मटके मिले हुए हैं, इस तरीके के गोलाकार में बर्तन बनाए जाते थे, ये देखो इस तरीके के औजार बनाए जाते थे, मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई गई थी वहाँ पे, पहनने के लिए आभूषण थे, चक्के थे, ठीक है, छोटे छोटे औजार वगैरह बनाए जाते थे। पहनने के लिए देखिए इस तरीके की मालाएं की मूर्तियाँ होती थी, सॉरी मोतियाँ होती थी, मालाएं। तो इस तरीके से पता चलता है कि हाँ उस टाइम पे कोई ना कोई लोग वहाँ पे एग्जिस्ट करते थे, वहाँ पर रहते थे। सबसे पहले देखिए विलासिता की वस्तुएं मिली है। विलासिता की वस्तुएं मतलब क्या होती है कि जो आर्थिक विषमता की जानकारी। विलासिता मतलब होता है बहुत ही अमीर चीज़। अब सोचो किसी के पास सोना चांदी तांबा कांसा है और किसी के पास कुछ भी नहीं, तो वो कहाँ क्या पता चलता है कि यहाँ पर अमीर लोग भी थे जिनके पास बहुत अच्छी चीज़ थी और कुछ लोग गरीब भी थे। तो आर्थिक विषमता की यहाँ पर जानकारी मिलती है। स्थापत्य अवशेष से क्या पता चलता है, स्थापत्य अवशेष से पता चलता है जो वहाँ पे नगर की योजनाएं बनाई जाती थी, मतलब वहाँ के घर कैसे होते थे, उसके अलावा निर्माण उनका कैसे किया जाता था, ये सब चीज़ें स्थापत्य अवशेषों से पता चलता है। शवधान का मतलब क्या होता है, इसमें धार्मिक रीति रिवाज और मान्यताओं के पता चलता है। शवधान में जो धार्मिक रीति रिवाज होते हैं, यानी कि किसी भी लाश को कैसे गाड़ा जाता था। हड़प्पा सभ्यता में ये था कि अगर किसी की भी मृत्यु हो जाती थी और अगर वो कोई खास व्यक्ति होता था तो उसके शव यानी कि जो उसकी कब्र होती थी, कब्र में उसको केवल गाड़ा ही नहीं जाता था, गाड़ने के बाद उसके साथ में ना कोई एक औजार या कोई एक कांसे की चीज़ रखी जाती थी। तो जब पुरातात्विदों ने देखा कि वहाँ पे कंकाल के साथ साथ कुछ चीज़ें भी मिली है, तो वो उनकी परंपरा निकली कि काफ़ी कंकाल के साथ ऐसा मिला था। साथ में वहाँ पे मोहरें भी देखने को मिली है, मोहरें भी मौजूद थी जो कि व्यापार को दिखाती है, व्यापार होता था मोहरों से। मनके यानी कि मोतियाँ थी वहाँ पे, जो कि शिल्प को दिखाती है कि वहाँ पे शिल्प कला मौजूद थी। मृदभण यानी कि मिट्टी के बर्तन थे, इस तरीके के देखिए मिट्टी के बर्तन मिले हैं वहाँ पे, मूर्तियाँ थी, चित्रकलाएँ होती थी वहाँ पे, वास्तुकला भी मौजूद थी। तो इस तरीके से वहाँ पर ये सभी चीज़ें मौजूद थी। उसके बाद देखिए हड़प्पा सभ्यता की अगर सामाजिक धार्मिक विशेषताएं पूछी जाए, सामाजिक और धार्मिक विशेषता यानी कि समाज में लोग कैसे रहते थे, उनका धर्म क्या था, इन सब की लेकर करके अगर एग्जाम में क्वेश्चन बने एमसीक्यू, तो उसको भी आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बहुत इजीली लिखवाए गए हैं। देखिए सबसे पहली विशेषता ये रही है उनकी सामाजिक कि वहाँ पे मात्र सत्तात्मक समाज था। मात्र सत्तात्मक
मतलब ये होता है कि वहाँ पे माता यानी कि महिला को भी प्राथमिकता दी जाती थी। यहाँ पे बहुत बड़ा एग्जाम्पल आप लिख सकते हो इस चीज़ का कि वहाँ पे स्त्री की मूर्तियाँ मिली, यानी कि स्त्रियों की भी पूजा की जाती, तो मातृ सत्तात्मक समाज इसको बोला जाता था। फर्स्ट पॉइंट आप ये लिख सकते हो। उसके अलावा प्राकृतिक पूजा होती थी। प्राकृतिक पूजा में आप वहाँ लिख सकते हो तो वहाँ पे तुलसी की पूजा होती थी, जो कि आज के टाइम पे ही मौजूद है। आज उस टाइम पर चलने वाली चीज़ें आज भी एग्जिस्ट करती है। यही कारण है कि हड़प्पा सभ्यता आज भी बहुत पॉपुलर है। यही कारण है कि हमें पढ़ाया जाता है और इसीलिए हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। साथ में वहाँ मूर्ति और लिंग पूजा होती थी। लिंग का मतलब है शिवलिंग। देखिए शिवलिंग की प्रतिमा थी इस तरीके से, लोग इस तरीके से वहाँ पर शिवलिंग जो थी पूजा करते थे। इस तरीके की पूरी पूरी शिवलिंग की प्रतिमा बना करके वो लोग पूजा करते थे। सती प्रथा का प्रचलन था। सोचिए उस टाइम पर भी सती प्रथा जो है वहाँ पे मनाई जाती थी, परंतु इसको लेकर के एक अपवाद भी है कि ऐसे बहुत ही कम कंकाल मिले हैं जहाँ पे सती प्रथा मनाई गई है। मतलब इसके 20% ही चांसेस कि बहुत पूरी तरीके से खोज नहीं हुई है, पर ऐसा माना गया है। पारलौकिक जीवन में विश्वास करते थे, यानी कि उसकी सामाजिक विशेषता आप ये भी लिख सकते हो कि हड़प्पा के जो लोग थे वो परलौकिक जीवन यानी कि दूसरी दुनिया में विश्वास करते थे। उनका ऐसा मानना था कि जितनी भी विलासिता वगैरह की वस्तुएं होती हैं ये दूसरी दुनिया के साथ भी हमें लेकर के जाएगी, ऐसा था। अंधविश्वास और जादू टोना पे वो लोग विश्वास करते थे। साज सज्जा और अलंकार यानी कि जो आभूषण पहनते थे, वहाँ पे स्त्रियाँ तो आभूषण पहनती थी, साथ में पुरुष भी आभूषण पहनते थे। ऐसे बहुत सारे कंकाल हमको मिले हैं। आर्थिक विषमता वहाँ मौजूद थी। मैंने बताया ना अभी जानकारी के स्रोत में कि वहाँ पे आर्थिक विषमता जो थी मौजूद थी। तो हड़प्पा सभ्यता को लेकर के सामाजिक से कोई प्रश्न बन तो आराम से आप लिख सकते हो। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हड़प्पा सभ्यता में जो लिंग पूजा होती थी वो किस भगवान की जाती थी, आप मुझे ये बताइएगा। जानकारी के स्रोत हमने बहुत अच्छे से देख लिया। हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं और उसके अलावा इन सब के स्रोत क्या रहे हैं ये भी हमने देखा। बाकी मिलते हैं अब इसके पार्ट 4 में, जो कि हड़प्पा सभ्यता के आगे का है। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा।